हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस वीकेंड। तो हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसका डे 7 है। लास्ट 12 डेज बचे हैं हमारी जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स गेट फटीग वेरी इजीली। ठीक है, ऑप्शंस हैं स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स या ऑल ऑफ द अबव। Which of the following muscles get fatigue very easily? Smooth muscle, skeletal muscle, cardiac muscles और all of the above? तो सही जो आंसर है वो क्या होगा? स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो है बहुत इजीली इसमें फटीग देखने के लिए मिलता है। मसल फटीग होती क्या है, मतलब कि जो मसल की फोर्स जनरेट होती है ना, तो ओवर टाइम वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होते रहती है। ठीक है, इसी को मसल फटीग बोलते हैं। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उनका यूज़ क्यों होता है, बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में उनको मूव करने के लिए, और इसी की वजह से जो फटीग होगा वो होगा, कैसे होगा, ओवर एक्सर्शन होगा। जब तब होगा ओवर एक्सर्शन क्या है, जैसे कि जो इंटेंसिव एक्सरसाइज कर ली या रनिंग कर ली या कोई भी एक्सरसाइज हो गई, तो उस टाइम पे जो डिप्लीशन होगा ऑक्सीजन लेवल का मसल्स में, उसकी वजह से ओवर एक्सर्शन होगा। तो जो मसल्स हैं वो शिफ्ट करेंगे टेम्परेरीली जो अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है उसकी तरफ को एनर्जी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का और एनर्जी का वो होगा। अब जो लैक्टिक एसिड है उसका एक्यूमुलेशन जब होगा मसल्स में, उसी की वजह से क्या होगा, मसल फटीग होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पे किसी भी टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, तो मसल जो फटीग है कौन से में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, स्केलेटल मसल्स हो गया, और किसकी वजह से होती है, ओवर एक्सर्शन की वजह से। ओवर एक्सर्शन क्या होता है, इंटेंसिव एक्सरसाइज अगर हो गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल का डिप्लीशन होता है, और अगर ऑक्सीजन लेवल का डिप्लीशन हो गया तो जो मसल्स होंगी वो टेम्परेरीली अनएरोबिक जो मेटाबॉलिज्म है उसकी तरफ को शिफ्ट करेंगी ताकि वो जनरेट कर सके एनर्जी को, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी का। और जब एक्यूमुलेशन होगा इस लैक्टिक एसिड का मसल्स में, तो इसकी वजह से मसल फटीग होगा। ठीक है, इनमें से जो ये कार्डियक मसल्स है ना, ये रेजिस्टेंट होती है जो फटीग होता है उसके लिए, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हमें पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये इनेबल करते हैं कंटिन्यूअस एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, जो कि रिक्वायर होते हैं जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैकेनिक्स यूज होती है उसमें। ठीक है, तो जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा स्मूथ मसल्स में वो बहुत लो होता है, जो बहुत कम एटीपी को कंज्यूम करेगा। तो जो स्मूथ मसल्स होगी उसमें फटीग नहीं होगी। ठीक है, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा क्या, स्केलेटल मसल। ठीक है, अगला है द एरियोलर टिश्यू कनेक्ट्स। ऑप्शन है मसल्स एंड बोन, कवरिंग एंड द मसल्स एंड फैट टिश्यू टू बोन्स। एरियोलर टिश्यू किसको कनेक्ट करता है, तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एक टाइप का हमको पता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे देखा जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में देखा जाता है। ठीक है, बोन मैरो में भी होता है और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास भी होता है ना। ये क्या करता है, जो हमारा स्पेसेस होते हैं ना अलग अलग ऑर्गन्स के, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच के जो स्पेस है उसको फिल करता है, उस स्पेस को, और कनेक्ट करता है जो स्किन है उसको अंडरलाइंग मसल्स से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवरिंग एंड द मसल्स। अगला है थर्ड क्वेश्चन, zymogens are found in pancreas, stomach, kidney और liver। बताइए क्या होगा, zymogens are found in what।
जाइमोगन्स को प्रो एंजाइम भी बोलते हैं। अब बताइए तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा पेनक्रियास। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलते हैं? जाइमोगन्स देखने के लिए मिलते हैं, जाइमोगन ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिल रही है ना। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या है? जाइमोगन्स ग्रेन्यूल है, या इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बोला प्रो एंजाइम बोलते हैं, प्रो एंजाइम। ठीक है, या तो ये प्रो एंजाइम होगा या तो जाइमोगन्स होंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट होंगे। और ये इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं पेनक्रियाज के थ्रू, या पेनक्रियाज से ये एक्टिवेट करते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसको, ताकि डाइजेशन हो सके। ठीक है, और भी अलग अलग यहाँ पे डक्टल सेल प्रेजेंट रहते हैं पेनक्रियाज में, सेंट्रो एसिनर सेल्स होते हैं, पीएएससी होता है, जाइमोगन सेल्स होते हैं यहाँ पे, और ये जो बड़े से हैं ये होते हैं एसिनर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रो वाले होते हैं जिसमें सेंट्रल है। अगला है the most active innermost layer of epidermis, of the epidermis of skin which continuously produced new cells by mitotic division. The most active innermost layer of the epidermis of skin which continuously produced new cells by mitotic division. Stratum spongium, stratum malpighi, stratum lucidium, stratum granulosum. Most active innermost layer of epidermis. ठीक है, क्या है? स्ट्रेटम माल्फिजी। स्ट्रेटम माल्फिजी क्या होगा? जो स्ट्रेटम स्पाइनोस्टम होता है और स्ट्रेटम बेसिलई होता है, उनको मिला के जो होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम माल्फिजी। ठीक है, या स्ट्रेटम बेसिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, जहाँ पे सेल डिवीजन होता है और नए सेल्स यहाँ पे बनते हैं और वो ऊपर की तरफ को जाते हैं। हमने एक्डाइसिस की नहीं, मोल्टिंग की, हाँ एग्डाइसिस मोल्टिंग यहाँ पे पढ़ा है ना, उसमें भी हमने ये पढ़ रखा है जब इंसेक्ट में पढ़ा है। तो अगला है newborn babies do not generally shiver in spite of low temperature because of option है the skeleton not very strong, brown fat having 20 times greater heat value than white fat having 20 times greater heat value than brown fat, or all of the above। क्या सही होगा? क्या है? न्यूबॉर्न बेबीज जनरली उनमें शिवरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये बताना है कि लो टेम्परेचर में होने के बावजूद भी शिवरिंग नहीं देखी जाती। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन फैट, जिसके पास 20 टाइम ग्रेटर हीट वैल्यू होती है वाइट फैट से। ठीक है, तो ब्राउन फैट क्या होता है? मतलब इसमें ना ब्राउन फैट में जो हीट होती है वो जनरेट होती है। कैसे जनरेट होगी? कैलोरीज को बर्न करके। ठीक है, जो मेंटेन करेगा बॉडी के टेम्परेचर को बिना मतलब ऐसे शिवरिंग के। ठीक है, कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन है स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और बोन टिश्यू। ये आज के सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, उनमें से एक ये भी है। कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और बोन। सही है, कैमल हम्प किससे बना होता है? एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, एडिपोज यानी कि फैट वाले टिश्यू हो गए। तो जो हम्प होता है वहाँ पे क्या होते हैं? फैट स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब ये जो स्टोर्ड फैट है ये क्या होगा? इसको मतलब जब भी एनर्जी रिसोर्सेज मतलब सॉरी, जब भी रिसोर्सेज की कमी होगी, जब भी एनर्जी चाहिए होगी या रिसोर्सेज की कमी होगी, वाटर नहीं होगा उसके पास, तो ये क्या करेंगे? ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे किसमें? वाटर में। ठीक है, वाटर में ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे फैट। तो
और वाटर के साथ साथ उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम किससे बने होंगे, एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यूज। अब हो गया द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, बताना है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी है, ठीक है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हमको पता है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है शूट एपिकल मेरिस्टम का अलग अलग लेयर्स में, ठीक है, जिसका अलग अलग मतलब अलग अलग रोल प्ले करता है वो प्लांट की ग्रोथ में। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी किसने, हर्बर्ट लैंड ने, स्मिथ ने, हेंस्टीन ने, बेली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है ना 1924 में स्मिथ ने दी थी, और उनने ये शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दी थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शूट एपेक्स है वो डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, और वो प्रोटेक्ट करता है होता है यंग लीफ से, ठीक है। दो मेन रीजन होते हैं इसके, ट्यूनिका और कॉर्पस। ये देखो, ये जो वाली लेयर है, ये लेयर है हमारी किसकी, ट्यूनिका की, और इसके नीचे यहाँ पे जो लेयर है, ये लेयर किसकी है, ये लेयर है कॉर्पस की, ठीक है। ये हमें किसने दिया है, स्मिथ ने दी है 1924 में। इसने बोला जो आउटर जोन होगा इस ट्यूनिका वाली लेयर का, वो क्या करेगा, वो कंसिस्ट करेगा, एक सेकेंड, वो कंसिस्ट करेगा वन और मोर पेरिफेरल लेयर। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है एक या एक से ज़्यादा लेयर होंगी सेल्स की, ठीक है। और जो कॉर्पस होगा वो सेंट्रल अनडिफरेंशिएटेड मल्टी लेयर्ड होगा, यहाँ पे बहुत सारी लेयर देखने के लिए मिल रही हैं ये। तो ये इसकी शूट एपेक्स की जो थ्योरी है वो है। अगला है द लिविंग एंड डिवाइडिंग लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज, लिविंग एंड डिवाइडिंग एपिडर्मिस की लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। क्या होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। The living and dividing layer of epidermis is stratum corneum, stratum germinatum, stratum granulosum, stratum spongiosum। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटम जर्मिनेटम। इसको ही क्या बोलते हैं, बेसल लेयर बोलते हैं। ये बेसल लेयर होती है, और ये इसी को ही स्ट्रेटम बेसिलेई बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम बेसिलेई, ठीक है, स्ट्रेटम बेसिलेई। ये हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, जो सेल्स होते हैं ना वो मतलब ऐसे होते हैं कि वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड होते होते नए जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, नई स्किन सेल्स को, ठीक है। अगला है द इनवर्टेब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन की कार्टिलेज, बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 द इंटरवर्टिबल डिस्क इज मेड अप ऑफ, जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की होती है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज की होती है, फिब्रस कार्टिलेज की होती है, या हाइलिन कार्टिलेज की होती है। कार्टिलेज हमें पता है कि कार्टिलेज की तो होगी, पर वो कौन से कार्टिलेज की होगी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी फिब्रस कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमें पता है 3 टाइप की मेनली कार्टिलेजेस होती हैं, एक तो फिब्रस होती है, एक इलास्टिक होती है, एक हाइलिन की होती है, ठीक है। तो जो फिब्रस कार्टिलेज है ना उसमें मेनली ज़्यादातर बहुत सारे कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होते हैं, ये क्वेश्चन में ही पूछा है। और ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट
काइंड ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। फिब्रोकार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ कार्टिलेज होते हैं। वहाँ ही जो हमारे पास अगला ऑप्शन है हाइलिन का कार्टिलेज। हाइलिन का कार्टिलेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कार्टिलेज होता है एक टाइप का, और एक टाइप की ग्लासी अपीयरेंस इसकी होती है, और ये रिब्स में, नोज में, लार्निक्स में या ट्रेकिया में होता है। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होगा, ये है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पे है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड है। हाइलिन का कार्टिलेज क्या है, बहुत वाइड स्प्रेडेड है और ग्लासी अपीयरेंस है, रिब्स में, नोज में, लार्निक्स में, ट्रेकिया में होता है। जो इलास्टिक की कार्टिलेज होती है वो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देती है, एक्सटर्नल ईयर में हम बोल सकते हैं हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मेलानिन इज प्रेजेंट इन दी होल स्किन, स्ट्रेटम स्पॉन्जिशियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, कहाँ पे होगा? वैसे तो ऑप्शन अगर ऐसे आता है, एपिडर्मिस ऑप्शन है, तो एपिडर्मिस है करेक्ट। मेलानिन जो होते हैं वो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहाँ पे है, मेलानोसाइट से होते हैं, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के कलर के लिए, और किससे प्रोड्यूस होते हैं, मेलानोसाइट से, ठीक है। अब ये जो मेलानोसाइट है ये लोकेटेड रहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम में, ठीक है, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। फिर यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर को आने लगता है कलर, ठीक है, मेलानिन। तो जब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो मेलानोसाइट जो कि प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।